हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे एसी कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, इन तीन सर्किटों को हमने किया था अलग अलग रूप से। ठीक है, अब इसके कंबाइन भी हो सकते हैं दो 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 करके। ठीक है, तो आप ये मेथड सीखो, एसी अप्लाइड और एलसी सर्किट। अब हम इन तीनों का कंबाइन करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद दोनों तो आराम से वो ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन आप इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि एक्चुअल में ये जो टॉपिक है तो आसानी। ठीक है, लेकिन बुक से आप करेंगे तो बुक में बहुत आसान सी, मतलब आसान सा एक लेवल दे रखा है जो आप समझ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में या कहीं भी आता है, जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, वहां अटेम्प्ट करते हुए दिक्कत होती है। और ये आप इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो भी आपको महसूस होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे सिर्फ ट्रांसफॉर्मर को छोड़ के। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में यही चलना है। ठीक है, और इस पे कम से कम अभी मतलब मान के चलो आप 5 से 6 वीडियो बन भी जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत सारे पार्ट हैं जो हम यहीं से सीखते हुए चलेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान से सीखना है कि मैं अच्छे लेवल की आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, बस आप उसको ध्यान से सुनते जाइए और उसको अपने दिमाग में बैठाते जाइए। देखिए, सबसे पहली बात अपन कर रहे हैं एसी अप्लाइड और एलसी सर्किट। ठीक है, अब तीनों सर्किट को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज आप ये देखिए, एक चीज आरएलसी सर्किट में हम पढ़ेंगे क्या क्या। थोड़ा सा मैं आपको +1 की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, 3 तरह के ऑक्सीलेशन आपने पढ़े थे, आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं एक बार। देखो, बहुत अच्छी क्लास है। वैसे तो मैं आपको ये एक लेक्चर में भी क्लियर करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी इसके 2 से 3 लेक्चर लगेंगे और ये पूरा टॉपिक होते होते जो इसके वो टॉपिक है उसमें 5-6 वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा इसको +1 से ही रिलेट करके चल रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। कभी हमने लास्ट यूनिट में, लास्ट ईयर, ठीक है, ये 3 तरह के ऑक्सीलेशन पढ़े थे। याद है कुछ आपको 3 तरह के ऑक्सीलेशन क्या क्या थे? ये ऑक्सीलेशन थे फोर्स्ड ऑक्सीलेशन, रेजोनेंस ऑक्सीलेशन एंड फ्री ऑक्सीलेशन। ठीक है, और ये जो फ्री ऑक्सीलेशन था ये भी 2 तरह का होता था, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। ठीक है, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशंस। अब इनको ध्यान से सुनिए, क्या चीज है ये। देखो, हमें क्या करना है, किसी एसी के अप्लाइड हमने आरएलसी सर्किट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज आरएलसी। ठीक है, तो ये एक पूरा सिस्टम है। और ये एक सोर्स है। ठीक है, तो देखिए आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप क्या हम इसमें करना चाहेंगे। लेकिन आपको इससे पहले ये जरूर याद रखना चाहिए, आरएलसी कैपेसिटेंस, आरएलसी, इसमें हमने अलग अलग इफेक्ट जो देखे थे ना, वो रिजल्ट सारे काम आएंगे इसमें। ठीक है, तो पिछली जो 3 क्लासेस हुई हैं आपकी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की, वो तो सारी इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो देखिए ये एक सिस्टम है और ये एक सोर्स है। और सोर्स क्या होता है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी होता है ना। ठीक है, यहां से हम एसी सप्लाई करते हैं।
तो जब हम इस सोर्स से इसको एनर्जी देंगे, जब हम इस सोर्स से इसको एनर्जी देंगे तो उस तरह के ऑक्सीलेशन को हम कहेंगे फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। क्या कहेंगे? फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है। जब इस सोर्स को हम हटा देंगे तो सिस्टम जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा होगा उस चीज को हम कहेंगे फ्री ऑक्सीलेशन। क्या कहेंगे? फ्री ऑक्सीलेशन। ठीक है। और कहीं ऐसा आ जाए कि जब ये सोर्स और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों आपस में मैच कर जाए, उस कंडीशन को हम कहेंगे रेजोनेंस कंडीशन। यही तीनों चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब समझ में आ गया ना? ठीक है। सोर्स से जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो होगा फोर्स ऑक्सीलेशन, हम फोर्स लगा के इसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है। अगर ये सोर्स ना हो तो ये सिस्टम जो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, तो वो होता है फ्री ऑक्सीलेशन, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। ठीक है। जब सोर्स और फोर्स ऑक्सीलेशन की, सोर्स और इसकी सिस्टम की दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो, मैच कर जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस ऑक्सीलेशन। यही हमने तीनों वहां पे पढ़े थे। ठीक है। अब बात आते हैं फ्री में। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन वो होता है जिसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। ठीक है। और डैम्प्ड वो होता है जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। कैसे? देखो, ड्यू टू सम लॉस ऑफ हीट। ठीक है। कुछ हीट के कारण उसमें जो ऑक्सीलेशन है वो कमजोर हो जाता है और उस ऑक्सीलेशन हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन आपको मैं रिमाइंडर दिलाना चाहता हूं कि टॉपिक आपको इस तरह करना है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम चलेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब धीरे धीरे आप समझते जाइए सभी टॉपिक्स को। आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, बस आप ध्यान रखिए बस टॉपिक का। ठीक है। देखो, अपना काम क्या है, इस टॉपिक को ये भी कह देते हैं एसी कंटेनिंग एलसीआर सर्किट। जो अभी आपने डाला था ना, वो यही है, एसी कंटेनिंग एलसीआर या आरएलसी सर्किट। एक ही बात है। ठीक है। दोनों एक ही बात है। ठीक है। बुक में आप मिलेंगे तो बुक में आपका ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है। बाकी वो है ऐसा। ओके। अब इसको ध्यान से सुनिए क्या है। देखो, एक हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में लगाए, किसके अक्रॉस? एसी के अक्रॉस। ठीक है। और इस एसी की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? Vm sin ओमेगा टी। ठीक है। दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज C। क्लियर ये चीज? ठीक है। इसके अक्रॉस अगर मैं देखूं, देखो यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा कहीं आई, इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज देखूं तो वो होगी VR, इसके अक्रॉस में वोल्टेज देखूं तो वो होगी VL, और इसके अक्रॉस में वोल्टेज देखूं तो वो होगी VC। होगा सही? ठीक है। अगर मैं यहां से लिखूं, स्टार्ट करते हैं। द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द सोर्स वोल्टेज is given by V is equal to Vm sin ओमेगा टी। ठीक है। V is equal to Vm sin ओमेगा टी। ठीक है। अब इसमें आगे देखिए आप, नेट वोल्टेज अक्रॉस RLC सर्किट कितनी होगी? देखो, V इज इक्वल टू वी आर प्लस में
वी एल प्लस में वी सी। हो गया नहीं, बताइए आप, यही होगी ना, ठीक है। जो तीनों की वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वी आर वी एल वी सी, ठीक है। इतना काम समझ गए, आगे देखते हैं। देखो अब इसमें आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं। ये मैं आपको रिमाइंड करवाऊं दोबारा। देखो रेजिस्टेंस के केस में हमने, देखो अपनी कॉपी पीछे करके देखना, रेजिस्टेंस के केस में क्या था कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे, ठीक है। इंडक्टेंस के केस में बताइए आप क्या था, इंडक्टेंस के केस में और कैपेसिटेंस के केस में वी सी वी एल। बताइए करंट का फेज क्या था, ठीक है। देखो इसमें क्या था कि करंट है वो 90 डिग्री से नीचे जा रहा था, और इसमें करंट 90 डिग्री से ऊपर जा रहा था ऐसा ही, ऐसा था ना। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखे बिना तो कॉपी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद हो गई, ये तीनों टॉपिक जो हमने करवाए थे धीरे धीरे करके वही है अभी। अब देखो मैं लिखना चाह रहा हूं वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। बताइए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लिखूं मैं, देखो क्या होता है, V इज इक्वल टू, लिख दूं आई एम आर, V इज इक्वल टू क्या लिख दूं, आई एम आर, ठीक है, समझ गए, ओके। इसी तरह मैं लिखूं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो क्या होगी, आई एम एक्सएल। बताओ हो गया नहीं। इसी तरह मैं लिखना चाहूं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, वो क्या होगी, V इज इक्वल टू, देखो ये वी आर वी एल वी सी आई एम एक्स सी। बताइए ये पढ़ा है ना आपने, देखो ये कब पढ़ा है हमने, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसमें तो सेम फेज में होते हैं, इसमें एक्सएल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, इसमें एक्सएल, इसमें एक्सी रेजिस्टेंस होता था, ठीक है, जो जिसका नाम हम देते थे रिएक्टेंस, ठीक है। ये V इज इक्वल टू आई आर ही है हर जगह, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। अब देखिए मैं क्या लिखना चाहता हूं, देखो अब इक्वेशन बनाते हैं और इसके दो केस लेते हैं, ठीक है। एक केस मैं करवा देता हूं, एक केस आप खुद करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक केस आपको बुक में हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। और वो केस कौन सा मिलेगा, इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर से, ठीक है। ये अपना टॉपिक था केस फर्स्ट, when XC is greater than XL, ठीक है। हम फेजर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। XC is greater than XL, क्या है ये सुनो। ये कह रखा है कि जो XC है वो XL से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सर्किट बिहेव्स लाइक आरसी सर्किट। ये जो सर्किट होगा ना अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, आरसी सर्किट की तरह, ठीक है। आर तो रहेगा ही, ठीक है। एल और सी में से हम चेंज कर सकते हैं। तो एक केस होगा एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, ये मिटाऊंगा अभी मैं। ये आप जिस भी बुक में देखना चाहें सबसे पहले इसी रूल से सोल्व कर रखा होगा, ठीक है। इस रूल से सोल्व कर नहीं रखा है किसी बुक में, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी बुक का फॉलो करूं तो पहले इसी रूल को हम लेके चलते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, ठीक है। ये रूल फिर आप अपने आप कर लोगे, एक बार आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। उससे ये रूल बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो अब एक्सी अगर एक्सएल से बड़ा है ना, तो आप पहली चीज ये बताइए, आई को मैं क्या लिखता हूं,
आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो क्यों लिखा है मैंने, सुनो। जब हम बात कर रहे हैं एक्सी की, मैं दोनों केस बता के चलूंगा साथ साथ, ठीक है, आप दोनों समझ लेना। जब मैं बात कर रहा हूँ एक्सी की, तो कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है, देखा है आपने, आप देखना कॉपी में। कैपेसिटेंस में करंट क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। कितने एंगल से, π/2 से, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पहले केस में कि ये फाइव है, इतने से कुछ लीड कर रहा होगा। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता ना, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करता माइनस। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में करंट क्या करता है, पीछे चला जाता है कुछ एंगल से, π/2 से। ये बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये केस समझ में आ गया, बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। कोई बात नहीं समझ में आया तो आप धीरे धीरे इसको करके एक बार फिर समझना, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। अब देखो, अब मैं वी आर लिखना चाह रहा हूँ, वी आर, ठीक है। तो देखो वी आर में किस तरह लिखो, पूरा आई एन आर साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। वी एल आई एम आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट माइनस π/2। क्या प्लस π/2, बताइए मुझे क्या आएगा, बताइए। एक बार मैं नीचे हटा देता हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ वी सी आई एम आर ना, ये एक्सएल आएगा यहाँ पे, ये एक्स सी आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट माइनस π/2। कौन से में माइनस आएगा, कौन से में प्लस आएगा, एक बार सोच देखो। अब एक बात ध्यान से देखो, ठीक है। बाकी बुक में आपको ये इक्वेशन लिखी नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन समझ में आपको यहीं से आएगा, ठीक है। देखो वी आर को मैंने लिखा आई एम आर, ठीक है, तो इसको आप आई आर भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर आई आर की वैल्यू आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब ये तीन टर्म समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप यहाँ पे केवल आई आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी टर्म्स यही रहेंगी अगर आपको करना है तो, क्योंकि ये पीक वैल्यू है एक तरह से, क्योंकि वी एल वी सी में इनमें पीक वैल्यूज है, ठीक है। एक बार इनको समझने की कोशिश कीजिए आप, देखो क्या है। वी आर के लिए हमने लिखा आई ए सेम फेज में था, इतना ही तो ठीक है। वी एल इंडक्टर के अंदर कैपेसिटेंस करंट से लीड करता है या लैग करता है, तो आंसर है करंट लैग करता है लेकिन वोल्टेज लीड करती है, तो ये प्लस आएगा। कैपेसिटेंस के अंदर करंट क्या करता है, लीड करता है, इसका मतलब वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करेगी, कितनी डिग्री से, माइनस π/2 से। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई, बताइए मुझे आप एक बार, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना, ओके। तो ये तीन इक्वेशन आप लिखना और इसमें रखना, ठीक है। देखते रखते हैं इसमें, देखो ये बहुत अच्छा मेथड है और प्रॉपर मेथड है, ठीक है। अब ये वाली लाइंस आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन ये वाली लाइंस करने से आपको नॉलेज आएगी, बस इतनी बात है। देखो v की वैल्यू कितनी थी, वी एम साइन ओमेगा टी, वी आर कितना है, आई एम आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, प्लस वी एल कितना है, आई एम एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस π/2, प्लस आई एम एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट माइनस π/2। अब इसका यूज नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो आप इसको आर मान ले, आर वेक्टर, इसको मान ले ए वेक्टर, इसको मान ले बी वेक्टर और इसको मान ले सी वेक्टर, बस, ठीक है। ये लाइन अगर आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक पूरा प्रॉपर वे में बता रहा हूँ, सारी चीजें धीरे धीरे करके, बस आप इनको समझते रहिए,
लेकिन समझ तो ये होगा जब आपने तीनों टॉपिक पिछले अच्छी तरह किए होंगे तो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके फेजर ट्रीटमेंट पे। देखो फेजर ट्रीटमेंट ही आपके सिलेबस में फेजर ट्रीटमेंट ये यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, करना हम यही चाह रहे हैं अभी तक। केस हमने क्या लिया है, एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल। अब देखो दो लाइन आप मानो इमेजिनरी लाइन से, एक तरह की वर्चुअल लाइन से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप क्या मानते थे, दिस इज एंगल फाइंड आउट। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, आई एम आर। ठीक है, मीन्स ये है वी आर। क्लियर ये चीज? ठीक है, उसके बाद पढ़ा हो ना आपने, ये वी आर आई इसी डायरेक्शन में रहते हैं आपने। ठीक है, अब ये देखिए एक्सल जो है वो पाई बाई 2 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ऊपर की तरफ। ये एक्सल हो गया 90 डिग्री से। ठीक है, और एक्सी जो है वो भी पाई बाई 2 से लेग्स कर रही है नीचे की तरफ। ये डायग्राम हम तीनों कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कभी आप ये सोचो तीनों डायग्राम हमने किए, तीनों डायग्राम हम कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग केस में, दिस इज आर के केस में, दिस इज एल के केस में एंड दिस इज सी के केस में। तीनों चीज कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। ठीक है तो ये वाली वैल्यू कितनी है, आई एम एक्सएल, और ये वाली वैल्यू कितनी है, आई एम एक्सी। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, एक्सी को हम बड़ा करना चाहते हैं एक्सेल से। ठीक है, एक्सी को हम क्या करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं एक्सेल से। ठीक है, तो आप इस लाइन को हटा दीजिए। ठीक है, मतलब देखो एक्सी में से एक्सेल घटाएंगे ना तो कुछ वैल्यू ये बचेगी, एंड दिस इज वैल्यू। बस हो गया अपना काम, बस यही है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? देखो मैंने क्या किया, दोबारा बताता हूँ। दिस इज एक्सेल एंड दिस इज एक्सी। ठीक है, एक्सेल में से ना एक्सी में से एक्सेल घटा दिया तो ये कुछ पोर्शन बच गया, क्योंकि एक्सी बड़ा था, बहुत बड़ा था एक्सेल से। ठीक है, तो एक्सेल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और एक्सी माइनस एक्सेल ले लिया, छोटा सा पार्ट वो इसमें आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, अब इसमें हम एक पैरेलल, देखो दो वेक्टर हो गए ना, इसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच, दिस इज द रिजल्टेंट। इस चीज को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट क्या है, वी एम, दिस इज वी एम। एक पाइथागोरस डाल दो वापस। ठीक है, ये हमने क्या डाल दिया, पाइथागोरस। ठीक है, समझ गए ना? उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री, तो आप इसमें क्या निकाल लीजिए, बस वी एम निकाल लीजिए, वी एम। देखो क्या होगा, आई एम आर का स्क्वायर। देखो इसमें आप वो लगा दीजिए, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बस आई एम एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर पूरे का। ठीक है, क्लियर ये चीज? देखो ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम की साइड इक्वल रहती हैं, तो आई एम का स्क्वायर प्लस आई एम एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, अगर मैं वी एम लिखना चाहूँ तो यहां से आप देखिए एक बार क्या आएगा, आई एम स्क्वायर होता और ये हम उस साइड रूट ले गए तो ये बाहर आ गया। ठीक है, दोनों तरफ से, समझ गए ना इस चीज को? अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे लिया हो आप, वी एम अपॉन में आई एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ओके। इस टर्म को हम कहते हैं जेड। देखो v अपॉन में आई रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना, तो ये सारा रेजिस्टेंस फैक्टर है। देखो आप, आर भी रेजिस्टेंस और ये भी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो एक नया रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे,
ठीक है, और इस जेड को हम कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू करंट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू करंट, इसकी यूनिट क्या होगी? इतनी काम समझ गए ना आप? ठीक है, देखता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं चलेगी। ठीक है, अभी 5-7 मिनट हो रहा है। देखिए अब आगे, यहाँ से इसी ट्रायंगल से इसी से मत देखो। अब मैं एक इम्पीडेंस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। देखो, कंस्ट्रक्ट ए इम्पीडेंस ट्रायंगल। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? देखो, ट्रायंगल नहीं आप एक, ठीक है, ये है XC माइनस XL, दिस इज R एंड दिस इज Z एंड दिस इज एंगल फाइव। अब आप एक बार ये चीज देखिए, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल से मैं tan फाइव निकालूं, tan फाइव देख लो, अभी tan फाइव होगा परपेंडिकुलर XC माइनस XL इंटू IM अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो IM से IM कैंसिल, तो tan फाइव की जो वैल्यू आएगी ना वो इतनी आएगी, XC माइनस XL अपॉन में R। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, कंस्ट्रक्ट इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब देखो, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाने का तरीका क्या है, आपको ये पता चलना चाहिए कि इम्पीडेंस ट्रायंगल की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से इम्पीडेंस ट्रायंगल को आप कंस्ट्रक्ट कीजिए। देखो, जेड तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर क्या हो गया, बेस, और XC माइनस XL क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब XC माइनस XL परपेंडिकुलर ही है, इसीलिए हमने यहाँ रखा है। यहाँ पे आर नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर वहां पे क्या है, XC माइनस XL। अब अगर आप यहां से ये देखेंगे, ये दोनों रिजल्ट आपके मैच हो जाएंगे। देखो, हो जाएंगे नहीं? देखो, जेड की वैल्यू आप निकालेंगे तो वैल्यू यही आएगी, tan फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी। बताओ आएगी कि नहीं? आएगी ना? ठीक है, ये समझ में आएगी नहीं आपको? ये बताइए मेरा टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, इस टॉपिक में क्या कर रखा है, ये सभी की बुक में मिल जाएगा, सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन मिलता नहीं है, ये सिर्फ एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी फॉलो की है मैंने। ठीक है, अब बुक में आपको मिलेगा XL ग्रेटर देन XC, XL माइनस XC, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट क्या आएगी, तो फेजर डायग्राम में चेंजमेंट आएगा। क्या चेंजमेंट आएगा, ये वाली जो वैल्यू है ना XC माइनस XL, अब कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और बीच में रिजल्टेंट आएगा आपकी बार। ठीक है, मतलब ये आप बुक से करके देखना, बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम भी दे रखे होंगे, कुछ डायग्राम ऐसे दे रखे होंगे, ये दिस इज XL, दिस इज XC, दिस इज VR, और ये बीच में डाल दिया बस। ठीक है, और ये वैल्यू डाल दी XL माइनस XC, ये भी दे रखा होगा किसी बुक में। ठीक है, ये मतलब एक बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है, दिस इज नॉट ए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो एक्चुअल में यही है। ठीक है, ओ सुनो अभी। अच्छा, XL अगर ग्रेटर देन XC होगा तो सर्किट में क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, दिस सर्किट बिहेव्स लाइक LR सर्किट। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, XL माइनस XC, XL माइनस XC, XL माइनस XC, XL माइनस XC, बस ऑल थिंग्स आर रिमेनिंग सेम। ठीक है, और सभी वर्ड्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ गए ना? तो इसको आप ट्राई कर लेना अगर करना चाहो तो, क्योंकि पेपर में आपसे कौन सा भी रूल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके बुक में मिलेगा, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप अगर थोड़े से कहीं फंस भी जाएं तो ये बुक से कर लेंगे। इसको करने में दिक्कत आती है फिर आपको, तो मैंने पहला यही रूल करवाया है। दोनों रूल है सेम ही, चेंजमेंट कोई रूल में भी नहीं है। ठीक है, कि अगर चाहे आप XL ग्रेटर देन, ये पेपर में तो ऐसा नहीं है कि XL ग्रेटर देन XC या XC ग्रेटर देन XL, पेपर में तो आपको यही आएगा, फेजर ट्रीटमेंट से आप इंपीडेंस निकालिए, तो आप कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। तो इंपीडेंस ट्रायंगल आपको समझ में आई है? ठीक है, ये इंपीडेंस ट्रायंगल है, बहुत, ये काफी बार पूछी जाती है पेपर में, कंस्ट्रक्ट इंपीडेंस ट्रायंगल 2 नंबर में। इसी के साथ एक टर्म और कर देते हैं अभी, पावर फैक्टर। ये 2 चीजें अभी और ले लेना। देखो, पावर फैक्टर क्या होता था अपना, cos फाई नॉट। ठीक है,
मतलब cos फाई होता था ना, यहाँ से फाई नोट, फाई एंगल फाई नोट दे रखा है मैंने, तो ये से फाई मान रखा है क्या, नहीं फाई नोट है ये, ठीक है, क्योंकि हमने हर जगह फाई नोट माना, ठीक है। कोस क्या होता है बताइए आप, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस या नहीं, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आर अपॉन में जेड, ठीक है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से अगर हम देखेंगे एलसीआर सर्किट का, तो ये आएगा एवरेज पावर कितनी आएगी, ये इतनी आएगी, आई आर एम एस वी आर एम एस आर अपॉन में जेड। इसको सोल्व करके और भी चीजें निकल सकती हैं, जैसे आप इसको लिखेंगे आई अपॉन में √2 वी अपॉन में √2 आर अपॉन में जेड, ठीक है, समझ गए ना। तो ये अपना यहाँ तक का काम पूरा हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह वो समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो 30 मिनट हो गई इस वीडियो की। तो ये जो 2 टर्म्स हैं इसको कर लोगे ना आप अच्छी तरह से, समझ में आ गया। देखो मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है, नोट्स बनाना तो आपका ही काम है, ठीक है। जहां भी आपको डाउट लगे आप जरूर पूछना, ठीक है, क्योंकि यही टॉपिक हम आगे चलते रहेंगे, ओके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए केवल इतना ही है आपके लिए, ठीक है। और सजेशन आपके लिए यही है कि देखो काम आपका कंटिन्यू चल रहा है 6 डेज ए वीडियो, ठीक है, मतलब पूरी 6 के 6 दिन आपकी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, 5-6 महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे तो बाद में रोओगे, दुख पाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि बाद में सभी दुख पाते हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छी तरह पढ़े, 12-1 बजे तक कम से कम पढ़े, ठीक है। देखो जिंदगी में किसी को मतलब अगर अच्छी जिंदगी जीनी है ना, तो कम से कम उसको रातें तो जागनी ही पड़ेंगी, कुछ रातें उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे सो गए और सुबह 4 बजे उठ गए, ना ना, ऐसा नहीं। दिन में आप सोइए, रात में भी आप पढ़िए, रात में कम से कम 5-6 घंटे की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, क्योंकि रात में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, रात में कंसंट्रेशन अच्छी बनती है, ठीक है। एक्चुअली मैं भी देखो ये वीडियो जो बन रही है ये अभी 100 बार हो रहे हैं, ठीक है। तो लगभग मैं भी हर वीडियो को लगभग लेट नाइट में बनाता हूँ, ठीक है। तो पढ़ने की आप अच्छी सी कोशिश कीजिए, ये टाइम आपके लिए सफिशियंट है, फुल डे आप खाली हो, फुल डे। देखो स्कूल में रहते तो 8 घंटे लगते थे, उससे आप थक भी जाते थे, अब आप फुल डे खाली हो तो कम से कम इस चीज़ का आप यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली किसी को कहूँगा नहीं, क्योंकि इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि भाई मैं आपको कहता फिर हर बार, ठीक है, क्योंकि आदमी को 1-2 बार ही समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी तरह पढ़ सकें, ठीक है। जो आपके मन में डाउट आए वो आप मेरे से शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।